हेलो स्टूडेंट्स, मैं एनसीसी ऑफिसर वैभव तुम्हारा इस वीडियो में स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने हेल्थ एंड हाइजीन शुरू किया था टॉपिक, अपना सब्जेक्ट एनसीसी का, और कुछ उसमें स्केलेटल सिस्टम्स बॉडी के डिस्कस किए थे हमने। तो आज जैसा कि तुम देख रहे हो, हम करेंगे पर्सनल हाइजीन एंड फूड हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन के मेन कंपोनेंट्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता ही है। पर्सनल हाइजीन क्या हुई? देखो, डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में की थी, किस चीज़ की? हाइजीन की। तो हाइजीन क्या होता है? हाइजीन एक टॉपिक है, एक सब्जेक्ट है, एक साइंस है, जिसमें कि वो सारी हैबिट्स, वो सारे सिस्टम आ जाते हैं जो हमें हेल्प करते हैं अपनी बॉडी को साफ़ रखने की, और हमारे एनवायरनमेंट, आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको भी हम साफ़ सुथरा रख सकें, ये चीज़ें आती हैं। तो पर्सनल हाइजीन क्या हुआ भला? देख सकते हो, सोच सकते हो, वर्ड ही खुद बोल रहा है पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन का मतलब है अपनी बॉडी को साफ़ रखने की आदतें, या किस किस चीज़ से हम अपनी हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब तो समझ में आ गया, अपना सिर्फ सेल्फ कि अपनी क्लीनलीनेस और हेल्दी हैबिट्स क्या हैं, और इसके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, ये मैं बताना चाहूँगा। तो ये मेन कंपोनेंट्स इसके पेपर में ज़रूर लिखने के लिए आते हैं, मेन कंपोनेंट्स। तो मैं एक एक करके लिखवाता हूँ, साथ साथ में लिखते जाना स्टूडेंट्स। प्रॉपर स्लीप, कॉमा, बेदिंग, उसके बाद ईटिंग एंड ड्रिंकिंग, उसके बाद केयर ऑफ स्किन, हेयर एंड टीथ, एंड लास्ट में आता है एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स, इनको हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। पर्सनल हाइजीन के लिए हमारा एम क्या है? पर्सनल हाइजीन का मतलब है हम अपनी प्रॉपर देखभाल कर सकें बॉडी की, अपनी सेल्फ बॉडी की, बस इतना, इससे ज़्यादा नहीं। तो उसमें सबसे पहले आता है प्रॉपर स्लीप। क्यों आता है प्रॉपर स्लीप सबसे पहले? असल में अगर हम प्रॉपर नींद नहीं लेंगे तो हम जागते हुए जो भी करेंगे उतने अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे, हमारी कंसंट्रेशन किसी भी काम में नहीं बनती। तुमने शायद ये एक्सपीरियंस किया हो कि जिस टाइम हम रात को अगर हम प्रॉपर नींद ना ले सकें तो अगले दिन पूरा दिन हम काम प्रॉपरली नहीं कर पाते। तो प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो है हमारे माइंड को फिट रखने का एक बेसिक तरीका। उसके बाद हम आ जाते हैं अपनी बॉडी को साफ़ रखने के तरीक़ों पे। बेदिंग यानी कि नहाना, प्रॉपर नहाना, नहाते वक्त अपनी बॉडी के ऊपर साबुन अप्लाई करना, टाइम टू टाइम साबुन से सारे के सारे कीटाणु जर्म्स धुल जाते हैं, हमें पता है। फिर आ जाती है ईटिंग एंड ड्रिंकिंग। हम क्या खाते हैं, कैसा पानी पीते हैं, क्या पीते हैं, दूध पीना, पानी पीना, साफ़ पानी पीना, साफ़ दूध पीना, और ईटिंग में सारे न्यूट्रिएंट्स लेना, प्रॉपर डाइट लेना, जहाँ तक हो सके, जितना पॉसिबल हो, जितना हम जानते हैं। जिन चीज़ों को हम जानते हैं कि अच्छी डाइट का हिस्सा वो नहीं है, जैसे बाहर की चीज़ें, बर्गर, कुलचा, ब्रेड्स, एक्सेस ब्रेड खाना, बेकरी प्रोडक्ट या मिठाइयाँ खाना, हम जानते हैं कि ये न्यूट्रिएंट्स नहीं हैं इसके अंदर उतने, तो इनको कंट्रोल करना। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल मत खाओ, स्वाद लेना भी ज़रूरी है खाते वक्त, लेकिन इनको कंट्रोल करना। और प्रॉपर हमें सारे के सारे कलर, जैसे कि अब मैं तुम्हें बताऊं कि हर चीज़ अलग कलर की होती है। जो हमारी सब्जियां हैं, दालें हैं, रोटी है, वो सब अलग अलग कलर्स का है। इसी से हमें आइडिया हो जाना चाहिए कि सब में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। हमें तो सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो हमें हर कलर की सब्ज़ी, दाल खानी चाहिए।
क्योंकि हर एक आइटम में अलग न्यूट्रिएंट्स हैं। और जब हम किसी खास चीज़ को पसंद करने लग जाते हैं, उसको एक्सेस खाते हैं। अगर किसी चीज़ को एक्सेस खाएंगे तो किसी चीज़ को एक्सेस छोड़ भी तो रहे हैं, जो कि नहीं करना है हमने। तो ईटिंग हैबिट्स बढ़िया होनी चाहिए। जो भी घर में पके घर का खाना बगैर ये सोचे कि मुझे ये पसंद है कि नहीं, खाना चाहिए। एक तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग जो है ना, ये मैं बताना चाह रहा था कि जैसे अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स खाने में पाए जाते हैं। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। साथ ही अगर हम खाने को स्वाद को बगैर देखे हर एक चीज़ को खाएंगे, एक्सेप्ट करेंगे, जैसे कि कईयों को तोरी नहीं पसंद होती, कईयों को घिया नहीं पसंद होता, टिंडे पसंद नहीं होते, तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे कि हमको जो पसंद नहीं है हम नहीं खाएंगे, जो हमें पसंद है हम सिर्फ वही खाएंगे, तो अगर हम दवाई की तरह खाने को खाएं कि ये हमारी न्यूट्रिएंट्स के लिए, बॉडी के लिए ज़रूरी है, ये मैंने खाना है, तो हमें खाने को अगर दवाई की तरह हम खाते हैं तो दवाई को खाने की तरह नहीं खाना पड़ेगा कि ज़िंदा ही दवाइयों पर हैं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा कभी भी। तो ईटिंग एंड ड्रिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद केयर हमने किस किस चीज़ की करनी है? स्किन की। स्किन की मैक्सिमम केयर तो नहाने के साथ ही जुड़ी हुई है। हम प्रॉपर बाथ लें और साबुन का इस्तेमाल करें तो स्किन ठीक रहती है। हेयर, हम सबको पता है कि हम अपने बालों को साफ़ रखें, साबुन या अच्छा कोई माइल्ड शैम्पू इस्तेमाल करते रहें, टाइम टू टाइम साफ़ रखें, ऑयलिंग करें अपने बालों की, तो बाल ठीक रहेंगे हमारे। फिर टीथ, रोज़ ब्रश करना चाहिए हमको, दिन में 3 बार कहते हैं, कम से कम दिन में 2 बार तो करना ही चाहिए, सुबह और शाम। और लास्ट में हमारा जो मस्कुलर सिस्टम है उसके लिए एक्सरसाइज, माइल्ड एक्सरसाइज हर एक को करनी ही चाहिए, ताकि हम डेली के जो काम हैं अपने वो सही करते रह सकें। तो ये था मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्या भला, पर्सनल हाइजीन। तो अब हम आगे चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे, वाटर सप्लाई एंड प्योरीफिकेशन। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है इस पे, वाटर सप्लाई एंड प्योरीफिकेशन। वाटर सप्लाई के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। हम सबको पता है कि हमें पानी के सोर्सेज कहाँ कहाँ से मिलते हैं। एक तो अंडरग्राउंड वाटर हम मोटर के थ्रू ले लेते हैं, या फिर पानी की सप्लाई आती है हमारे घर, सरकारी पानी आता है। ये 2 ही हमारे जो मेन, अगर शहरी इलाके की बात की जाए तो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं। लेकिन अगर हम गांव के तरफ चलें तो वहाँ कुएं भी पाए जाते हैं, तालाब भी पाए जाते हैं। तो ये तो सोर्सेज ऑफ वाटर हैं, ये अपने आप तुम लिख सकते हो, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। हम बात करेंगे ज़्यादा प्योरीफिकेशन पे, कि प्योरीफिकेशन ऑफ वाटर किस तरह की जाती है। प्योरीफिकेशन के लिए हम सब जानते हैं कि सरकार टाइम टू टाइम टैंकीज़ में या वाटर सप्लाई में क्लोरीन जो है, क्लोरीनेशन करती रहती है, क्लोरीन डाल देती है, जो कि जब तक तो वो हवा के डायरेक्ट कांटेक्ट में पानी नहीं आता तब तक क्लोरीन उसमें मौजूद रहती है। जैसे ही हम उसको बाल्टी में या एक गिलास में पानी को अलग निकाल लें, जैसे ही हवा ऑक्सीजन के साथ वो जैसे ही रिएक्ट करती है, वो क्लोरीन जो है वो वहाँ से वैनिश हो जाती है और पानी पीने लायक हो जाता है। और वो क्लोरीन क्या करती है, जो अनवांटेड टॉक्सिन्स हैं पानी से साफ़ कर देती है, उसको कहते हैं क्लोरीनेशन। तो लिख लो प्योरीफिकेशन के कुछ तरीके। मैं प्योरीफिकेशन की बात करूँगा। वाटर सप्लाई तो अब मैं बता ही चुका हूँ, और वेल्स हैं, पॉन्ड्स हैं, टैप वाटर है और एक अंडरग्राउंड वाटर है। ये तुम अपने साथ साथ में लिख लो। तो हम प्योरीफिकेशन की बात करते हैं कि प्योरीफिकेशन किस किस तरह से की जाती है। एक तो है क्लोरीनेशन। तो क्लोरीनेशन कैसे की जाती है, क्यों की जाती है, अभी मैंने तुमको बता दिया। ये की जाती है टैप वाटर के लिए। उसके बाद हम बात करें वेल की। वेल में क्या डालते हैं, जो कुएं होते हैं पानी में, उसमें हम डालते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब डालते हैं तो वो थोड़ा पिंक कलर हो जाता है पानी का, इसलिए हम उसको कह देते हैं पिंकिंग ऑफ वाटर। पिंकिंग ये पता होना चाहिए, वेल के लिए, कुएं के लिए काम आता है ये। उसमें क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, ये इसका फॉर्मूला होता है, पोटेशियम परमैंगनेट। इससे भी पानी की सफाई हो जाती है। कई बार हम पानी में एलम भी डाल देते हैं, जिसको फिटकरी बोलते हैं, उससे भी पानी काफ़ी हद तक साफ़ हो जाता है। जितने भी जो
पार्टिकल्स तैर रहे होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, उसको कहते हैं हम प्रेसिपिटेशन। आई थिंक मैं ठीक तरीके से देख लूँ एक बार, मैं सही चीज़ लिखवाऊँ तुमको। हाँ, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में हम क्या करते हैं, एलम्स जो होते हैं, एलम्स यानी कि फिटकरी, पोटैश एलम, वो हम पानी में थोड़ा सा घुमा देते हैं, बस इतना सा टुकड़ा एक घड़े पानी में हल्का सा घुमाओ, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाएंगे। उसके बाद हम आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं घर में बॉइलिंग और स्टरलाइजिंग, क्योंकि ड्रिंकिंग से जुड़ी हुई जितनी भी बीमारियां हैं वो सब पानी से सबसे ज़्यादा फैलती हैं और कुछ भी नहीं। गंदा पानी अगर हम ज़्यादा लगातार पीते रहें तो टाइफाइड हो सकता है, हमको डायरिया हो सकता है, कॉलरा हो सकता है। तो पानी को साफ़ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये मेन प्योरिफिकेशन से जुड़ी हुई बातें हैं पानी से। क्लोरीनेशन हम सब जानते हैं क्या है, क्लोरीन ऐड की जाती है उसमें, मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, क्लोरीन। क्लोरीन ये जो टैंकीज से सरकारी पानी आता है, टैप वाटर, उसके लिए काम उसमें यूज़ करते हैं हम। पिंकिंग करते हैं कुओं में, ये KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो डाल देते हैं, वो पिंक कलर का होता है तो हम कहते हैं कि पिंकिंग हो गई, यानी कि गुलाबी कलर का पानी हो गया, लेकिन वो साफ़ होता है और इतना डाला जाता है कि उसके बाद उसे पिया भी जा सके, उतना बहुत ज़्यादा नहीं डाला जाता। फिर प्रेसिपिटेशन यानी कि पोटैश एलम, फिटकरी, वो पानी में हल्का सा घुमाओ अपने बाल्टी पानी में या घड़े में, तो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं नीचे बैठ जाते हैं। बॉइलिंग तो हम सब जानते हैं कि जितने भी बैक्टीरिया वायरस होंगे सब खत्म हो जाएंगे पानी से। और स्टरलाइजिंग भी तकरीबन इसी टाइप की चीज़ है, बॉइलिंग से रिलेटेड चीज़ है। तो ये तो था हमारा प्योरिफिकेशन। अब आ जाते हैं हम फूड हाइजीन पे। तो फूड हाइजीन में सबसे पहले है हमारी जो किचन है या खाना, वो साफ़ होना चाहिए। तो ऐसा करता हूँ, ये मैं मिटाऊँ, ये मिटाएं और उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो फूड हाइजीन में सबसे पहले, क्योंकि मिल्क हम फूड की तरह इस्तेमाल करते हैं, छोटे बच्चों का तो खाना ही सिर्फ मिल्क होता है, तो मिल्क को कैसे हम हाइजीनिक रख सकते हैं, उसके लिए जो एक मेथड है वो है पाश्चराइजेशन। मैं स्पेलिंग देख लूँ ज़रा, मुझे स्पेलिंग भूल जाया करते हैं। पाश्चराइजेशन, पाश्चराइजेशन क्या है, जो हम आम तौर पे घरों में पहले जब दूध आता है तो उसे उबालते हैं, तो जब हम दूध को उबालते हैं तो उसमें जितने भी बैक्टीरियाज होंगे, वायरस होंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो पीने के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पाश्चराइजेशन करते हैं हम मिल्क की। छोटे बच्चों से लेके बड़े बुज़ुर्ग तक सारे ही हम प्रॉपर मिल्क को यूज़ करते हैं अपने फूड के तौर पे। क्यों? क्योंकि मिल्क में तकरीबन सारे विटामिन्स होते हैं, सारे विटामिन्स पाए जाते हैं मिल्क में, इसलिए दूध का हाइजीनिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जितना भी फूड हम कंज्यूम करते हैं, सब्जियां, दालें, उनको साफ़ सुथरी और ड्राई जगह स्टोर करना चाहिए। तो स्टोरेज कहाँ करना चाहिए? स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड होना चाहिए कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कूल, ड्राई, और साथ में ही वो क्लीन भी होनी चाहिए, वो जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, वो गंदगी वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसीलिए शायद हमारे पुराने ज़मानों में अगर तुम देखो, जो किचन होती थी उसमें बल्कि ये कहा जाता था कि चप्पल पहन के भी नहीं आना। किचन की सफाई पे इतना ध्यान दिया जाता था, किचन साफ़ सुथरी होनी चाहिए, नहा के ही किचन में जाना है, और चप्पल भी आप किचन में पहन के नहीं जा सकते। तो ये क्यों? क्योंकि हमें पता है शुरू से ही कि अगर खाना पीने की चीज़ें साफ़ सुथरी रहेंगी तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी हेल्थ की वहीं सॉल्व हो जाती है। तो इसलिए किचन की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो उसके अंदर खाने में कोई कीड़ा है वो तो हम काटते हुए सब्जियों को देख सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी जो हमने सब्जियां या दालें या अपनी ग्रेन्स स्टोर की हुई हैं वो जगह साफ़ होनी चाहिए, कूल होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पूरा ध्यान देना चाहिए। तो NCC के जो सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम होता है उसके स्कोप में इतना काफ़ी है।
अब मैं अगले टॉपिक पे चलता हूँ और वो है हमारा फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। हम जब हेल्थ की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल हेल्थ, फिजिक के बारे में ही दिमाग में आता है, जबकि उससे ज़्यादा ज़रूरी मेंटल हेल्थ है। तुमने अभी देखा, हमने मेन कंपोनेंट्स जब पर्सनल हाइजीन की किए तो सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर स्लीप था, जिससे कि हमारा दिमाग शांत रहे। मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे, हमको जो टॉपिक है वो क्या है कि गुड हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। देखो, गुड हेल्थ की डेफिनेशन वो मेरे साथ साथ लिखना। गुड हेल्थ, इसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं लिखवा रहा हूँ। कुछ खास पक्के पॉइंट्स हैं, वही मुझे देख के लिखवाने हैं। इसलिए एब्सेंस ऑफ डिजीज़, एब्सेंस ऑफ डिजीज़ यानी कि बीमार ना होना, बीमारी का ना होना। उसके बाद है एबिलिटी टू वर्क हार्ड, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, enthusiasm, एंथुजियाज्म। अब एंथुजियाज्म क्या होता है? जोश। हम में जोश होना चाहिए। जिसका जोश डाउन रहता है, इसका मतलब उसकी हेल्थ के साथ कोई ना कोई इशू है। या फिर ये समझ लो कि जब हमें कोई भी हल्की सी भी कोई ट्रबल हो, सर दर्द हो, हम बीमार हों, तो जोश हमारा कम रहता है। तो प्रॉपर अगर गुड हेल्थ होगी तो जोश रहेगा, एंथुजियाज्म होगा। उसके बाद है एबिलिटी, एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी कि प्रेशर झेलने की हमारी एबिलिटी होनी चाहिए। एबिलिटी टू एंड्योर स्ट्रेस, स्ट्रेस को झेल सकें। हम स्ट्रेस में आते ही परेशान ना हो जाएं एकदम से, अपना जो मेंटल कूल है वो खो ना दें। तो ये भी एक पार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद है चेयरफुलनेस, चेयरफुलनेस के बाद आता है करेज, और लास्ट में है सबसे इम्पोर्टेंट नो एनेक्साइटी। तो ये डेफिनेशन गुड हेल्थ की जो है, ये एनसीसी ने अपने आप नहीं बनाई, ये WHO ने जो गुड हेल्थ देखा है ऑल ओवर वर्ल्ड, उसने जो डेफिनेशन बनाई ये वो है। और इसमें तुम देख रहे होगे कि फिजिकल हेल्थ के बारे में इतना पॉइंट आउट नहीं किया गया। सब कुछ माइंड से रिलेटेड है। चेयरफुलनेस, खुशी, हमारे हाथ खुश नहीं हो सकते, पैर खुश या पेट खुश नहीं हो सकता, हमारा दिमाग ही खुश होता है हमेशा। फिर करेज, करेज यानी हिम्मत होनी चाहिए हमें। जैसे कि मान लो किसी को बहुत ही ज़्यादा हाइट से डर लगता है, वर्टिगो, तो वो उसकी बैड हेल्थ की निशानी है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है जिसकी वजह से उसे हाइट पे जाते ही डर लग रहा है। मैक्सिमम को लगता है। तो करेज उसकी हाइट पे जाके कम हो जाती है, तो वहाँ पे उसको कहेंगे कि भाई उस पोजीशन पे जाके उसकी हेल्थ जो है वो ठीक नहीं है। नो एनेक्साइटी, हमें टेंशन नहीं होनी चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए। एनेक्साइटी का मतलब होता है कि जब लंबी टेंशन से हम गुजर रहे हों जो कि हमारे बॉडी पर भी असर करने लगे। एबिलिटी टू वर्क हार्ड, अपने आप जब हम बिल्कुल ठीक स्वस्थ होंगे तो हम वर्क हार्ड यानी मेहनत करने की एबिलिटी तो हमें होगी ही होगी। उसके बाद एंथुजियाज्म मैंने बता ही दिया था, जोश, उसकी कमी नहीं होनी चाहिए। एब्सेंस ऑफ डिजीज़, तो अब देखो यहाँ पर हमारी फिजिकल हेल्थ के बारे में, सिर्फ फिजिक बॉडी के बारे में सिर्फ 2 पॉइंट हैं, एब्सेंस ऑफ डिजीज़, एबिलिटी टू वर्क हार्ड, और बाकी सारे माइंड के हैं। यानी कि अब तुम जान गए हो कि हमारा माइंड जो है वो कंट्रोल करता है हमारी हेल्थ को। और हमारा माइंड अगर एनेक्साइटी फ्री होगा, स्ट्रेस सहने की हम में क्षमता होगी, बहुत सारा काम हम पे आ गया, लोड आ गया, फिर भी हम एकदम से परेशान नहीं हो रहे, जोश बना रहेगा, अगर एंथुजियाज्म होगा और चेयरफुलनेस के हम उदास नहीं होंगे, तो हमें वो गुड हेल्थ माना जाएगा। अदरवाइज़ हम गुड हेल्थ में नहीं हैं। अगर ये सारे पॉइंट में से एक पॉइंट भी मिस है, तो हमें पता होना चाहिए कि माइंड की
जो हेल्थ है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेंटल हेल्थ इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, और उसी के लिए हमें अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छा साहित्य पढ़ना चाहिए, बैड हैबिट से दूर रहना चाहिए, ख़राब चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए जो कि सोशली हम जानते हैं कि हमारे लिए अच्छे नहीं हैं। बताने की मुझे ज़रूरत नहीं, सबको पता है कैसे स्वस्थ कैसे रहा जाता है, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी हम कहीं ना कहीं कमी छोड़ ही देते हैं। तो इससे अगला पॉइंट है कि ख़ास तौर पे मेंटल जो हमारी हेल्थ है उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। ये तो हमारी ओवरऑल हेल्थ की बात थी। अगर हम सिर्फ मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स अगर हम कहें, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें जो कि क्वेश्चन में आते हैं, मेंटल हेल्थ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स ये लिख लो। मेंटल हेल्थ, गुड मेंटल हेल्थ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं ये लिखो। सबसे पहले है नॉर्मल एपेटाइट। अब ये एपेटाइट क्या है? भूख, नॉर्मल भूख लगना। हम जब भी बीमार होंगे या स्ट्रेस में होंगे, कभी भी देखना कोई भी हो आसपास जो स्ट्रेस में हो या बीमार हो, सबसे पहले उसको भूख लगना बंद हो जाती है, खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। अगर नॉर्मल भूख लग रही है और नॉर्मल हम खाना खा रहे हैं तो ये पहला साइन है कि हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ठीक है। उससे अगला है कामनेस। काम एंड कूल, यानी कि ज़्यादा गुस्सा, एकदम से एग्रेसिव नेचर नहीं है अगर हमारी, तो इसका मतलब है कि हम काम एंड कूल हैं। कामनेस ये दूसरा पॉइंट है कि हमारी हेल्थ ठीक है, मेंटल हेल्थ ख़ास तौर पे ठीक है। उसके बाद है गुड टेम्पर, लिख लो। हमने आमतौर पे आजकल सुना होगा कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है, मतलब उसको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है। टेम्परामेंट अच्छा नहीं है ये वर्ड। गुड टेम्पर का क्या मतलब है? जल्दी गुस्सा आ जाना, हल्का सा अपने प्लान के मुताबिक अगर हम नहीं चल पाए, कुछ एब्रप्ट चेंज आ गया तो एकदम से मूड बदल जाना, वो होता है बैड टेम्पर। ये गुड टेम्पर यानी कि फिर भी हम संभाल लें, हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, गुस्सा कम आए, हम चिढ़ें ना ज़्यादा, उसको कहते हैं गुड टेम्पर। फिर है हमारा मेंटल हेल्थ तभी ठीक माना जाता है जब सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स हों हमारी, सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स, हमारी जो आदतें हों वो ऐसी हों जो समाज में मानी जा सकें कि हाँ ये ठीक है। जैसे कि कईयों की मेंटल हेल्थ हम इसलिए भी कह देते हैं कि ख़राब है, जैसे कोई किसी को ज़्यादा परेशान करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बाहर गाड़ी किसी की पार्क्ड है और जो थोड़ा सा वियर्ड माइंडेड होगा वो क्या करेगा, उसका मन करेगा कि हाँ मैं ऐसा करता हूँ, इसके ऊपर कोई तीखी चीज़ चला के स्क्रैच डाल दूँ। कईयों को ऐसे शौक पड़ जाता है, तो वो गुड मेंटल हेल्थ की निशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सोशली अनएक्सेप्टेबल हैबिट है। सोशली एक्सेप्टेबल हैबिट्स होनी चाहिए हमारी, जो आसपास के समाज में एक्सेप्टेबल हों, लोग देखकर खुश हों। हमें ऐसी हैबिट कल्टीवेट करनी चाहिए, अपनी आदतें ऐसी बनानी चाहिए जो कि समाज को भली लगे, ना कि बुरी लगें। अगर बुरी आदतें हैं हमारी जो हम समाज के सामने जिसको लाने में डरते हों, किसी चीज़, कोई भी चीज़ हम सबके सामने करने में डर रहे हैं, इसका मतलब वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। इसका मतलब हमारी मेंटल हेल्थ फुल्ली फिट नहीं है, कुछ ना कुछ दिक्कत है। तो ये हमें पहले सोच लेना चाहिए। उसके बाद अगला कैरेक्टरिस्टिक है रिसेप्टिविटी, रिसेप्टिविटी ऑफ न्यू आइडियाज़। नए आइडियाज़ की तरफ हमारी रिसेप्टिविटी होनी चाहिए। यानी कि अगर कोई नई बात हमें बताता है तो हम उसको ध्यान से सुने, उस पर विचार करें। ऐसा ना हो कि हम सुनते ही कहें नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है, ये तो होगा ही नहीं। रिसेप्टिविटी यानी कि हम रिसेप्ट करें, उसको अपने अंदर दिमाग में एक बार लेके आएँ आइडिया को, उसके बारे में सोचें ज़रूर। कई बार हमसे ज़्यादा अच्छा सामने वाला सोच रहा होता है और वो जो आइडिया देता है वो उससे काम बहुत आसानी से बन जाता है, लेकिन
हमारी ईगो प्रॉब्लम होती है, या हमें लगता है कि नहीं, बगैर विचार किए हम कहते हैं दूसरे को कि नहीं नहीं ये नहीं चलेगा, ये गलत है, मेरे हिसाब से ही करो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर लास्ट है इतना ही बहुत है आई थिंक, बहुत इससे ज़्यादा तो हमारे स्कोप से बाहर चला जाएगा जितना एनसीसी में पेपर आता है। तो ऐसा करते हैं, मैं इसको साफ करता हूँ फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने अब तक क्या पढ़ा मैं एक बार फिर बता देता हूँ। फिजिकल पर्सनल हाइजीन, फूड हाइजीन प्लस गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ में दो चीज़ें पढ़ी, एक फिजिकल और एक मेंटल। और मैंने बार बार तुम्हें स्ट्रेस दिया कि फिजिकल से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेंटल हेल्थ है। क्यों है? अगर डॉक्टर्स की सलाह ली जाए तो वो क्या मानते हैं, और हमने देखा भी है नॉर्मली, कि जो लोग ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, जिनका टेम्परामेंट काफ़ी शॉर्ट होता है, शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा खा जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में उनको बुरा हाल हो जाता है, तो अगर ऐसा लंबे टाइम तक चलता रहे तो ये जो हार्ट की ट्रबल है, बेसिकली ये जो हमारी ब्लड प्रेशर की ट्रबल है, ये क्रिएट अपने आप हो जाती है, चाहे हमारी फ़िज़िकल हेल्थ बिल्कुल ही ठीक क्यों ना हो, हम खाना प्रॉपर जितना मर्ज़ी खा लें। लेकिन अगर हम टेंशन का शिकार हैं, हमारा टेम्परामेंट ठीक नहीं है, कामनेस नहीं है, एंथुजियाज्म नहीं है, तो हमारी एंग्जाइटी, स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे ऊपर, और धीरे धीरे हमारा हार्ट जो है वो वीक होना शुरू हो जाता है। एग्ज़ाम्पल मैं दे देता हूँ कि जब हम बहुत घबराए हुए होते हैं, किसी चीज़ से बहुत डर रहे होते हैं, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो डिफरेंट चल रही होती है। और अगर डिफरेंट चल रही है तो इसका मतलब हार्ट नॉर्मली वर्क नहीं कर रहा, और अगर हार्ट एबनॉर्मली बहुत लंबे टाइम तक चलेगा तो ऑब्वियसली उसमें कुछ खराबी तो पैदा होगी ही। और ये जो बेसिक एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है, ये और भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है, जैसे कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर डालना शुरू कर देती है। अगर तुमने देखा होगा, किसी को जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो किसी चीज़ की, तो कईयों को भूख ज़्यादा लगती है, खाना बार बार खाते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं रसोई में, कुछ मिल गया खा लिया, उन्हें भूख नहीं लग रही होती। ये टेंशन का असर होता है कईयों पे। कईयों को पॉटी बहुत बार आती है जब उन्हें टेंशन होती है, बॉडी अपना रिएक्शन देने लग जाती है ज़्यादा टेंशन। कईयों को वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, जब टेंशन हो जाती है वॉमिटिंग कैसे आती है? पेट में गैस बनने लगती है, जो कि खाने को उल्टे रास्ते निकालने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी, हमारी फ़िज़िकल हेल्थ पे असर डाल रही हैं। और क्या रहा है? हो सिर्फ ये रहा है कि हमें टेंशन है, हमारी मेंटल हेल्थ उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसके लिए क्या करना चाहिए? धीरे धीरे हम उस पर भी आएंगे। बेसिकली अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि अपने आप पे ध्यान देना चाहिए। जिस काम से हम डर रहे हैं, एंग्जाइटी जिस चीज़ पे है, उसको रैशनली सोचना चाहिए कि क्या इतना टेंशन लेने की ज़रूरत भी है। कंट्रोल करना चाहिए उसको। प्राणायाम करो, और लंबे सांस, गहरे सांस लेने से, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से हमारी टेंशन रिलीज़ हो जाती है। जब हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हमारा जो हार्ट बीट है, ऑक्सीजन लेवल, वो ठीक हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ जो है वो कोर है हमारी हेल्थ की। नर्वस सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए। तो मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ पे आज जितना समझाया, उसको अच्छी तरह से दोबारा एक बार ज़रूर अपने नोट्स को देखो। और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात, एनसीसी का पेपर है, उसकी तैयारी कर रहे हैं हम, साथ साथ में सीख भी बहुत कुछ रहे हैं। तो हमारे दिमाग में कई नए आइडियाज़ भी आ सकते हैं आंसर देने के तरीके। तो रिसेप्टिविटी ऑफ न्यू आइडियाज़ जब हम खुद कह रहे हैं, तो तुम्हारा आंसर भी अगर न्यू आइडियाज़ के साथ होगा पेपर में, तो उसको अच्छा ही समझा जाएगा। और अगर मान लो ऐसा लगता है तुमको कि ये इंग्लिश में इतना हम कैसे लिखें, तो इंग्लिश में तो मैंने नोट्स बनवाए हैं, वो पढ़ के तुम्हें कुछ समझ तो आ ही गया होगा। तो जो तुम्हारे विचार हैं, हिंदी में इंग्लिश में मिक्स करके भी लिख दोगे आंसर में, तो फुल मार्क्स मिलेंगे पेपर में। एनसीसी के पेपर में दोनों तरीके से आंसर दिया जाता है, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। क्वेश्चन भी तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दोनों भाषाओं में लिखे होंगे, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। जैसे कि मैं समझा हिंदी में रहा हूँ, लेकिन लिखवा इंग्लिश में रहा हूँ। तो तुम्हारे जो विचार हैं वो हिंदी में लिखो, जो वर्ड
जैसे हेल्थ है, तुम्हें सेहत याद नहीं आया तो हेल्थ को HEALTH वो ऐसे ही लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर ध्यान देना। आज का वीडियो, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू।